So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for ITJ Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 2 of our IUPAC nomenclature. तो जो भी बच्चे हमारे साथ अभी पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, यहाँ हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं फॉर जेई एडवांस्ड 2024 एज वेल एज फॉर 2025, जिसके लेक्चर्स आपको प्राइवेटली मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज की जो IUPAC नॉमेनक्लेचर तक की पोर्शन है वो आपको यूट्यूब पर पब्लिकली प्रोवाइड की जाएगी एंड आफ्टर दैट फ्रॉम आइसोमेरिज्म चीज़ें जो रहेंगी वो आपको प्राइवेटली ऐप पे ही मिलेंगी। और शुरू के फर्स्ट वीक में अगर आप परचेज करते हैं कोर्स को तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे ही प्राइस बहुत लो रखी है मैंने, उस पर भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप चाहें तो अभी फ़िलहाल के फर्स्ट वीक में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड जो भी टेस्ट होंगे कोर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, जो भी स्टडी मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन ही दूंगा आपको। निश्चिंत रहें, आप टेस्ट में भी आपको अच्छे क्वेश्चंस ही मिलेंगे। वो सभी चीज़ें आपको ऐप में ही मिलेंगी। ऑल्दो अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब में वो जेई मेंस का पेपर रिएक्शन, पेपर डिस्कशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बट ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। बट हम जो है वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो अपना फोकस शुरू से एक ही डायरेक्शन में था, वहीं अभी भी है। और अब तो खैर एग्ज़ाम आ रहा है तो अब इसका भी थोड़ा बहुत ट्रेंड आपको दिखने लगेगा यूट्यूब पर। ठीक है, ये भी दिखने लगेगा इसका भी ट्रेंड, क्योंकि अब क्या है, 2 महीना बचा है। तो आओ 2 महीने में जेई एडवांस क्रैक करें। साल भर क्या कर रहे थे? साल भर एनसीईआरटी रट रहे थे, है ना। साल भर एनसीईआरटी रट रहे थे और अभी 2 महीने में आओ एडवांस क्रैक करें। देखना अभी मस्त मस्त चीज़ें आपको मिलेंगी पूरे यूट्यूब में। तो चलिए, तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था? पिछले लेक्चर में बहुत बेसिक बेसिक बातें की थी, जहाँ पर हमने व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत की। देन मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, फिर रिप्रेजेंटेशन बताया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया। ठीक है, और कुछ कुछ इस तरह से हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे डिस्कशन किया और वही डिस्कशन आज कंटिन्यू करना था। मैं एक बात और बता दूं, इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग की जो थोड़ी सी नीड लगनी है, वो थोड़ी बहुत, जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, बस उतना ही आपको लगना है। ठीक है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, उतना ही आपको यूज में आएगा। वो भी मैं कोर्स के बीच में बता दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको कोर्स के बीच में ही बता दूंगा, वो भी समझ आ जाएगा। ऑल्दो आप इतनी बेसिक केमिकल बॉन्डिंग सभी बच्चे जानते हैं। जिन बच्चों का डाउट था सर कि केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, इतना बेसिक बॉन्डिंग कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, छोटी मोटी ऑर्बिटल ऑर्बिटल का लॉजिक क्या है, वो सब बस पता होना चाहिए। चलिए भाई, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU। तो हमने ये तो देख लिया था कि रिंग हो या फिर पाई बॉन्ड हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाती है। रिंग हो या पाई बॉन्ड हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाती है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी से भी हम देख रहे थे, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक नॉर्मल सी बस काउंटिंग करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हमने क्या बताया था, कहाँ हम फंसे थे लास्ट क्लास में? हाँ, हमने कहा था कि यार अगर इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस तरह का मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं गिन के, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। बट बात ये थी कि सर अगर फॉर्मूला बस दिया हुआ है C6N4, तो जब फॉर्मूला दिया रहता है सर तो हम तो उसको एल्केन के रेफरेंस में चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन है, और हम तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में जानते ही नहीं है कैसे निकालना होता है। हाँ, तो बस इसी पे चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, कोई बहुत गहरी चर्चा नहीं है। शुरुआत में तो मैं आपको एकदम सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ।
फिर उस फॉर्मूले के पीछे थोड़ा बहुत लॉजिक बता दूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से किस तरह से बनाया गया होगा। ठीक है, किस तरह से बनाया गया होगा वो फॉर्मूला, वो आइडिया बस आपको समझ में आ जाए। बाकी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो याद है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको कैसा भी मॉलिक्यूल दिया हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इसी मॉलिक्यूल का आपको निकालना है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं 2 कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन प्लस x मतलब हैलोजन माइनस n नाइट्रोजन होल बाय 2। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए फॉर्मूला है। तो अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल को तो कार्बन है 6 तो 12 हो गया प्लस 2 12 प्लस 2 माइनस आप यहां देखें हाइड्रोजन है ही नहीं, हैलोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है 4 माइनस 4 बाय 2, so this is 14 plus 4 18 by 2 which is nothing but 9। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो आप उसमें ये फॉर्मूला यूज करिए और आप उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। और लेकिन हाँ देखो, इससे ये नहीं क्लियर होता कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने रिंग हैं, इंडिविजुअली ये नहीं क्लियर होता, दोनों का सम पता चल जाएगा दैट सम ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड रिंग इज 9, बट कौन कितना है ये नहीं पता चल पाता है। उसको ड्रॉबैक बोल लो, जो बोलना है बोल लो, बट वो पता नहीं चल पाता। अब इसके पीछे देखो मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूं आपको कि किस तरह से बनाया गया होगा फॉर्मूले को, है ना, क्योंकि फिर आपके मन में आ रहा होगा सर इधर ऑक्सीजन तो है ही नहीं सर। मान लो किसी में ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, किसी में अगर ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूले का क्या है सर, फिर तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा गलत, देखते हैं क्यों। देखो सपोज करो कि आपके पास कोई मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है, कोई मोनोवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट जो एटम होता है उससे क्या ही फर्क पड़ना है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2F कुछ ऐसा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप वैसे ही बता सकते हो कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 0 है ना, 0 है। क्यों? क्योंकि आपने ये फ्लोरीन जो है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक सिग्मा बना रहा था, ये भी एक सिग्मा बना रहा है। तो फ्लोरीन को आप सिर्फ एक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर सकते हो। कोई भी मोनोवैलेंट एटम है, इसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, कैन बी ट्रीटेड लाइक हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा ये सब आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। ये चीज को ध्यान से देखो, पुट करो, निकालो। मैं इसके पीछे का आइडिया बता रहा हूं कि ये कहां से आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप यहां पर फ्लोरीन को अगर H से रिप्लेस करते हो तो दिस विल बी CH3 CH2F मतलब अगेन CH3। तो आप देख सकते हैं ये C2H6 जैसा बन गया है हाइपोथेटिकली, एंड देयरफॉर ये 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ है। अब देखो डाईवैलेंट एटम होगा तो क्या होगा, देखो डाईवैलेंट एटम, ठीक है, तो डाईवैलेंट एटम मानो एसीटोन एग्जांपल लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। तो आप इसमें फॉर्मूले से स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि इसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब आप बोल रहे हो नहीं मुझे फॉर्मूले से देखना है, तो ये फॉर्मूला लगा लो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लो, अभी आपको 1 आ जाएगा। ये पुट करना सबको आता है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन को ना इग्नोर भी मार दूं, इसे अगर मैं इग्नोर भी मार दूं तो मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू सही आएगा। जैसे देखो यहां पे मैंने लिखा C2H6 C3H6 C3H6O। तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो इस ऑक्सीजन को इग्नोर मार दो। अगर आप इग्नोर मारोगे तो C और H के टर्म्स में ये क्या बना C3H6, तो C3H6 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। या फिर आप इस ऑक्सीजन को CH2 से रिप्लेस कर दो,
या तो CH2 से रिप्लेस करो। तो देखो, इसको इग्नोर मारने से भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद इसीलिए इस फॉर्मूले में किसी डाइवेलेंट एटम को कंसिडर नहीं किया गया होगा। जी हाँ, एंड CH2 से अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा, लाइक C3H6 O की जगह मैं CH2 अगर लगा दूं, O की जगह मैं CH2 लगा दूं तो भी मामला बिगड़ेगा नहीं, और ये C4H8 होगा, जो कि अगेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 दे रहे। हमें इस फॉर्मूले से ऐसा कोई मॉलिक्यूल से किसी से रिलेट नहीं करना है, ये तो सिर्फ हम C और H का रेशियो देखने के लिए उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखो, अगर ट्राइवेलेंट एटम आ जाए तब क्या करें, ठीक है। अगर ट्राइवेलेंट, फिर से बोल रहा हूं, करना ये सब नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस वो सीधे से, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ना DU, ये आपको एडवांस के सवाल में DU नहीं पूछा करता है, ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प मिलती है आपको इससे, कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम आया जहां पर एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हो अगर आपको DU पता हो, सिर्फ कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसमें इतनी अनसैचुरेशन है, दैट्स इट, इतना ही आपको यूज मिलेगा इसका, ठीक है। और ये भी नहीं पता चलेगा कि उस अनसैचुरेशन में कितने रिंग है, क्या कोई स्पाइरो कंपाउंड है, क्या ये बाइसाइक्लिक है, क्या है, ये सब भी नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना पता चलेगा कि रिंग और पाई बॉन्ड का सम इतना है, दैट्स इट। तो उससे क्या है, बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक से फिर आइडिया लग जाता है, अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, तो एक हेल्प करता है आपको ये बस। अब देखो बेटा, ट्राईवैलेंट एटम को देखा जाए, ट्राईवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, ट्राईवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन। तो चलो एक पहले मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, नॉर्मल एक मीथेन अमीन बना देता हूं मैं, पढ़ेंगे नेमिंग, पढ़ेंगे अमीन वमीन क्या है सब पढ़ेंगे। तो CH3NH2 बहुत अच्छे सीक्वेंस से आपको पढ़ाऊंगा, नॉमेनक्लेचर देखना, आपको मजा आएगा। कोई रूल्स इधर उधर ना, जैसा आपको लगता होगा ना यार यहाँ पे ये रूल आ गया, अरे यार वहाँ ये रूल पढ़े थे, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा अनसिस्टमैटिक कुछ भी नहीं लगेगा। तो देखो आप बेटा स्ट्रक्चर देख के समझ पा रहे हो ना कि इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 0 है, तो DU तो 0 है। तो अब देखो मैं इसको ऐसा अगर लिखूं तो ये है C1 और H5 और N, ऐसा कुछ है, C1 H5 और N। अब एक कार्बन के लिए 5 हाइड्रोजन, ये तो कहीं से भी संभव नहीं दिख रहा है। तो अब अगर मुझे इसे C और H के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो देखो बाय हिट एंड ट्रायल मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं इस N को CH से रिप्लेस कर दूं, तब देखा जाए चलो क्या होता है। अगर मैं इसे रिप्लेस करूंगा तो ये मुझे मिलेगा C1 H5 और CH, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है C2H6, और C2H6 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज एल्केन का ही फॉर्मूला बन गया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, 0 ही होगी। तो इस तरह से आपको कहीं भी कोई ट्राईवैलेंट एटम दिखे तो उसको किससे रिप्लेस कर दो, उसको CH से रिप्लेस करो, फिर आप देख सकते हैं। अच्छा सर, तो फिर ये वाले क्वेश्चन में लगा के दिखाओ ना यही फॉर्मूला, यही तरीका यहां लगा के देखते हैं। देखो हमने अभी डेवलप किया है कि ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और चलो N की जगह पे CH लिखना है, ये हमने देखा, तो C6N की जगह पर CH लिखा बेटा मैंने, CH लिखा और यहां पर 4 डाला, CH लिखा और 4 डाला, क्या बन रहा है C6, और ये C10 हो गया, C6 और 4 C10 हो गया, और H कितना हो गया, 4 हो गया। वाह, C10H4, कितनी अनसैचुरेशन दिख रही है इसमें। अब C10H4 का कोई स्ट्रक्चर बनाने मत लग जाना, ठीक है, उसको एक्सप्रेस किया है हाइपोथेटिकली बस। तो अगर ऐसा मैंने करता हूं मैं, तो बेटा C10 के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन है 22 और अभी है 4 हाइड्रोजन, तो 18 हाइड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, दैट इज 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। यहां भी वही आया था, जी हाँ, तो यहां से भी देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 9 की आ रही है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूलाज बने होंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कोई इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने की कोई कुछ जरूरत नहीं है ना। अगर मूर्ख होंगे अपन तभी इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और अपन मूर्ख है नहीं।
ऐसे ही टाइम यूटिलाइजेशन होता है बेटा, ऐसे ही टाइम यूटिलाइजेशन। आपने देखा होगा जब आप अपनी 11th क्लास में स्टार्ट करते हो ना पढ़ाई, IIT की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, तो शुरू में आप बहुत जोश में रहते हो, यार क्वेश्चन ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे होते हैं, फिर थक जाते हो। शुरू में क्या बना रहे होते हो आप खुद ही देखो, सोचो। मोल कॉन्सेप्ट के वही एक फॉर्मूले को आप 100 क्वेश्चन बनाते रहते हो, उसी को इधर पुट करो, उसी को उसमें पुट करो, उसी को उधर पुट करो, उसी में बस घूमते रहते हो, मजा आते रहता है। लेकिन वो मजा बस क्षण भर का है। शुरू शुरू में मजा आएगा, फिर बोर मारने लगता है, फिर छोड़ देते हो, फिर आगे के चैप्टर आ जाते हैं, फिर सब इधर उधर हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं अपने एफर्ट्स मार रहा हूं क्या वो प्रोडक्टिव भी है या नहीं। साथ में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। क्वालिटी चीजों पे हम अपना समय व्यतीत करें, सो दैट इज मोर प्रोडक्टिव, ना कि हम कुछ भी लेके बैठ जाएं और बस पेन घिस रहे हैं, अरे यार मैं पढ़ तो रहा हूं, अभी क्या पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं पढ़ रहा है। सो ट्राइवेलेंट एटम। अब आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सबसे पहले, इसमें कुछ चीजें आपको अभी समझ में आएंगी, कुछ चीजें आपको चैप्टर में आगे बढ़ते हुए समझ में आएंगी, ठीक है। तो जिसको मैं बोलूंगा कि ये चीज आगे समझ आएगी उसको आप मान लेना और आगे समझ में आएगी वो, ठीक है। सबसे पहले देखो, ओपन चेन। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो या तो ओपन चेन होंगे या तो क्लोज्ड चेन होंगे, या फिर क्लोज्ड चेन होंगे। अब ये क्लोज्ड चेन को ही साइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है, इन्हीं को साइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है, और ओपन चेन को असाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है, असाइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसको एलिफेटिक भी बोल देते हैं, एलिफेटिक भी बोल देते हैं। ये सब टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। असाइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक एक ही बात है। फिर अब इसमें दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है, या तो वो सैचुरेटेड होगा, ये मैंने शायद पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बता दिया था आप लोगों को, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इस पे तो हमने पूरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में बात की है। तो वो या तो मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ होगा या रिंग के साथ होगा तो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज वो सैचुरेटेड। ऑल्दो रिंग के साथ होगा नहीं, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन चेन, तो रिंग की पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। अब इधर आ जाओ, क्लोज्ड चेन मतलब साइक्लिक टाइप मॉलिक्यूल होगा। इसमें भी ना दो तरह से होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो होता है बेटा, होमोसाइक्लिक वो होता है जिस जैसे रिंग है आपकी, तो रिंग का हर मेंबर, रिंग के बाहर की बात नहीं हो रही, रिंग जो रिंग फॉर्म कर रहे हैं उसका हर मेंबर कार्बन एटम ही होना चाहिए। लिख लेना इसको, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक, लिख लेना। हर मेंबर किसका होगा, कार्बन ओनली की रिंग अगर है तब वो होमोसाइक्लिक है। और अगर अपार्ट फ्रॉम कार्बन कोई और एटम भी आ गया, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ एग्जांपल देखो, इस तरह से मैं यही बना दे रहा हूं, कुछ ऐसा दिख गया बेटा, ये समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा दिख गया जिसमें देखो कार्बन तो है, कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन अदर देन कार्बन कोई चीज अगर रिंग का पार्ट है तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। अब इसमें होमोसाइक्लिक में दो और फर्दर सब डिविजन है, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको चैप्टर के आगे चलकर समझ आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये जीओसी में आपको आप पढ़ेंगे, जीओसी के 8वें 10वें लेक्चर में मैंने भी कराया हुआ है, जो प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहां पर हम करेंगे एरोमेटिक क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक में भी यही सेम दो क्लासिफिकेशन,
जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन वाली रिंग से ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। वो अपार्ट फ्रॉम कार्बन कोई और अदर एटम्स भी हैं, दैट इज अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी है तभी भी आपकी एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो यहां भी सेम है, एलिसाइक्लिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। अब आपको मैं एक छोटी सी बस बात बता दूं अभी के लिए, ये मान लो आप कि जो बेंजीन है ना, जो हमने एक बनाया था पिछली क्लास में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के दौरान, जहां पे 6 एटम रिंग में थे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, 6 एटम रिंग पे थे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। तो वो जो बेंजीन है, वो जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना मान लो कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर्स, कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन रिंग को कंटेन कर रहा है और आजू बाजू और भी कोई रिंग्स है, बेंजीन रिंग को अगर वो कंटेन कर रहा है तो उसे कहते हैं बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे बेंजीनॉइड्स कहा जाता है। तो ये वाले जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि देखो ये वाले तो बेंजीन रिंग को कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेंजीन रिंग होने के लिए यू मस्ट हैव ऑल एटम्स, कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स मस्ट बी देयर, एंड हियर यू हैव अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये जो है फर्दर बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड में क्लासिफाई नहीं होंगे, बट दीज एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड टू बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। अभी बहुत अच्छे से ये नहीं समझ आएगा कि कौन एरोमेटिक है, कैसे देखना है, क्या है, वो आपके चैप्टर के आगे की बात है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नॉमेनक्लेचर पोर्शन। अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर पोर्शन पे और सीखेंगे कि किस तरह से किसी कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझना, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी नॉमेनक्लेचर में। और अगर आप छोटे मोटे जो रूल्स में शुरू में बताऊंगा, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार इतने रूल्स है कैसे याद होंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाते हैं। और अगर एक बार आपने पढ़ लिया, याद हो गया, फिर चीजें आपको थोड़ी लॉजिकल भी लगने लगती है। फिर कोई एकदम नया सा भी मॉलिक्यूल रहेगा ना, आप उसका नामकरण ऐसे चुटकी बजाते हुए कर दोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक चीज ध्यान दो कि जब भी कोई मॉलिक्यूल का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके नाम का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है उसके नाम। तो सबसे पहला बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सभी का मैं अभी काम बताऊंगा आपको, इसका ये काम है, इसका ये काम। फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स, और प्रीफिक्स भी होता है नाम में। ठीक है, प्रीफिक्स भी होता है। इससे पहले होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और इससे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बेटा फोकस करते हैं कहां, केंद्र में, बिल्कुल वर्ड रूट पर। तो ये वर्ड रूट क्या बताता है हमें वो समझते हैं एक मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे आपने सिंपल सिंपल नेम तो सुने होंगे 10th क्लास में, जैसे इथेन, इथेन। तो यहां ये एथ वर्ड क्या बता रहा होता है, ये एथ वर्ड क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन क्या होता है सर, देखेंगे अभी आगे क्या होता है। अभी आप मान लो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, उसको हम वर्ड रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट आपको बता रहा होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं वो पता चल रहा है। ठीक है सर, प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है, प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा है। देखो
कुछ बच्चों का ये कहना था सर राइटिंग नहीं समझ आती है। मेरे हिसाब से तो यार बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आएगी, और जो नहीं मैं लिख बोल भी दे रहा हूं उसको, तो ना समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है ना। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो मैंने सेकेंड लिख के डॉट कर दिया यार, है तो वो आदत है भाई, तो वैसे ही चलेगा, वो मैं सुधार नहीं सकता उसको। और अगर एकदम असहज हो जाए कोई चीज की एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, तब मैं उस पर सुधारने की कोशिश कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझ ना आने वाली चीज है, और मैं साथ में बोल भी दे रहा हूँ तो वो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और अगर आप स्पेलिंग में स्पेलिंग गलत लिख लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है, तो चलता है सब। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, प्राइमरी सफिक्स ये बता रहा होता है कि जो कार्बन 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 की बॉन्ड्स है, क्या वो सभी सिंगल बॉन्ड्स ही हैं या फिर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है। जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन अपन कहते हैं, कुछ वैसा ही सीन क्रिएट होता है प्राइमरी सफिक्स में। ये आपको एन, इन या वाइन ये आप यूज करते हैं। हाँ, कभी वॉवेल कट जाता है, कब कटता है कब नहीं कटता है वो बात की बातें हैं। अभी फिलहाल के लिए एन, इन और वाइन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है तो एन ही लिखो। कहीं भी एक डबल बॉन्ड है, कहीं भी एक डबल बॉन्ड है तो ऐसा नहीं है कि फिर इन भी लिखना है एन भी लिखना है, क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड भी तो है और फिर डबल बॉन्ड है, नहीं, तो सिर्फ आपको इन लिखना है, ठीक है, सिर्फ इन लिखना। और वाइन तो नॉर्मली है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन आप लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स, नॉमेनक्लेचर की जो जान है वो है सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स बनना हर एक ग्रुप का एक अभिमान होता है कि मुझे सेकेंडरी सफिक्स बनना है, मुझे सेकेंडरी सफिक्स बनना है। इनको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत इज्जत होता है इनका। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर ये सेकेंडरी सफिक्स का बहुत इज्जत होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ये बता दूं बस कि बहुत हाईली प्रेफरेंस वाली चीजें हैं ये, ऐसा इमेज बना लो भी मन में, इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। कुछ छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से डिटेल में उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे की जाती है हम वो देखेंगे। एस्टर को थोड़ा अलग से देखेंगे, एनहाइड्राइड को देखेंगे, एसिड क्लोराइड को देखेंगे, अमीन्स को देखेंगे, अब माइट्स को देखेंगे। सभी चीजों को थोड़ा एक एक करके देखेंगे कब कैसे क्या इनकी नॉमेनक्लेचर की जाती है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, आफ्टर 1 और 2 लेक्चर्स। उसके बाद हम वहां पे पहुंच पाएंगे जब एक एक हम फंक्शनल ग्रुप्स को लेके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में कुछ इधर बातें हम ज्यादा करेंगे, जहां हम पेरेंट चेन चूज करना सीखेंगे, नंबरिंग करना सीखेंगे, साइड चेन की नंबरिंग करना सीखेंगे, साइड चेन की नेमिंग करना सीखेंगे, नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे इस मॉलिक्यूल के बॉस को जो कि है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो चलो भाई, प्राइमरी प्रेफिक्स देखो। प्राइमरी प्रेफिक्स जो होता है ये हमें इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ओपन चेन है या क्लोज्ड है। ओपन चेन है तब प्राइमरी प्रीफिक्स यूज ही नहीं करना है, कुछ नहीं यूज होगा। और अगर वो क्लोज्ड है तब आप प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या, तब आप यूज करेंगे क्या, साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। मैं एक चीज यहां ऐड करना चाहूंगा, आप साइक्लो समझ गए। देखो प्राइमरी प्रेफिक्स में दो और प्रेफिक्सेस हैं जो यूज होते हैं, दैट इज स्पाइरो, ये भी यूज होता है, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो। स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो, स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो ये भी यूज होता है, बट इसका जो नॉमेनक्लेचर है ये हमारे आईआईटी के सिलेबस में नहीं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर को हम नहीं पढ़ने वाले। हाँ, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए देख के कि हाँ इसको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं और इसको साइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। बट इसकी कोई डिटेल में नॉमेनक्लेचर आपको आईआईटी जेईई एडवांस में नहीं पूछी जाती है, तो वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे बिल्कुल। अब ये आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां किनको रखा जाता है, जब दो लोगों में लड़ाई होती है कि भाई किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए,
जब दो लोगों के बीच में हमें चूज करना होता है किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, तो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है वो चला जाता है कहां, सेकेंडरी सफिक्स में। और जो हार जाता है प्रेफरेंस ऑर्डर में, जो पीछे रह जाता है, उसको हम प्यार से कहते हैं तू सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है तू? तू सब्स्टिट्यूएंट है। और उसको हम नाम के शुरुआत में लिख देते हैं, उसका नाम के शुरुआत में उसे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये हम बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। हम अलग अलग से देखेंगे अभी सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर जो ब्रांच होगा, या फिर मैं ऐसा बोल दूं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए, साइड चेन लिखा हुआ है ये, या ब्रांच्ड चेन, वो उनके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये आपको एक मैंने स्केलेटल बताया कि हाउ द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर गोज लाइक। हर एक मॉलिक्यूल का, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आप ले आओ, उसका बेसिक स्केलेटल यही होगा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। इतने पोर्शन को अभी हम पहले पकड़ के चलेंगे, ठीक है? इतने पोर्शन पे हमारा फोकस अभी शुरुआत में रहने वाला है, और फिर हम देखेंगे एक एक करके सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा वर्ड रूट बता देता हूं। ऑल्दो ये भी आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, बट सिंस ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है तो ये मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको वर्ड रूट। तो वर्ड रूट है कार्बन के नंबर्स के लिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब यहां पर देखो, वैसे तो जनरली 10 तक ही आपको काम आता है, बट 10 के बाद भी थोड़े बहुत आपको पता रहे तो ठीक है। जैसे अनडेक, ये डो डेक। इसी तरह से 13 के लिए आप लिखेंगे ट्राई डेक। 13 C13 के लिए आप लिखेंगे ट्राई डेक। C14 के लिए आप लिखेंगे टेट्रा डेक, ठीक है? इसी तरह से पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, इस तरह से आप चलेंगे, नोना डेक, इस तरह से। एंड फाइनली जब आप 20 पर आएंगे तो 20 इज कॉल्ड इकोस। C20 को कहते हैं इकोस, दिस इज इकोस। एंड इसी तरह से 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सब टाइम पास है, कभी काम नहीं आने वाला। C30, C40, C50 ये सब कभी काम नहीं आने वाला, इसका अलग सा नाम है इकोस। C30 के लिए वी यूज ट्रायाकॉन्ट, C40 के लिए वी यूज टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, इस तरह से चलता है, ठीक है? टेट्राकॉन्ट, CONT है ये, टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, एंड अप टू इसी तरह C100 के लिए वी यूज सेंट और हेक्ट। 100 के लिए CENT सेंट, या फिर HECT हेक्ट। तो ये आपके कुछ वर्ड रूट्स हैं। 10 तक ध्यान रखो, बहुत ज्यादा तो 12 तक ध्यान रखो, उतना ही काम आने वाला है, और ज्यादा कुछ नहीं। तो दिस वाज वर्ड रूट, और ये मैंने आपको बता ही दिया। प्राइमरी सफिक्स में एन, इन या वाइन यूज होता है। एंड नाउ लेट्स कम टू दीज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखने से पहले, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में समझने से पहले, मैं आपको कुछ प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना पहले सिखा देता हूं, और नंबरिंग करना थोड़ा सिखा देता हूं, ठीक है? इतनी सी चीज समझ लेंगे तो हमें ये पता चलेगा, अरे यार हाँ सब्स्टिट्यूएंट ये होता है। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे किस तरह से नेम किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, नॉर्मल एल्केन्स के लिए मैं देख रहा हूं, ठीक है? फॉर नॉर्मल एल्केन्स, और यहां पर हम पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन। तो देखो रूल कुछ ऐसा है, मैं बोल भी दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं। सो
सिलेक्ट द, आपको सबसे पहले यही करना है कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है उसमें सबसे लंबी जो कार्बन की चेन है आपको वो सिलेक्ट करनी है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। कंटिन्यूअस होना चाहिए वो चेन, ऐसा नहीं कि कहीं ब्रेक करके कोई कहीं कूद गए उसके बाद आप कर रहे हो। एग्जांपल्स दूंगा, चीजें वैसी क्लियर हो जाएंगी। देखो, सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous कार्बन चेन। कुछ ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, ये एंड ये, ठीक है, तो आपको इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है? 1 2, अभी मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको लॉन्गेस्ट चेन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहां तक जाओगे बेटा तो 6 मिलेगा, 5 6 7, तो यहां तक जाओगे तो 7 मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की। तो यहां तो बहुत आसान था, ठीक है सर, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए, लेकिन कभी कभी दो लॉन्गेस्ट चेन होते, उधर भी 7 है उधर भी 7 है, तब क्या करें सर? तब क्या करें? चलो देखते हैं तब क्या करते हैं। तो पहला रूल तो यही हुआ, चलो सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल और बता देता हूं, कार्बन 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 कार्बन, यहां पर भी कार्बन 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 एंड अ कार्बन। तो यहां आप अगर सिलेक्ट करें तो जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो रही है, जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो रही है वो कितने कार्बन एटम की हो रही है? जी हाँ, वो 7 कार्बन एटम की हो रही है। दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, यस, वो 7 कार्बन एटम्स की हो रही है। ये 7 कार्बन एटम्स की हो रही है। अब आपको कहीं और 7 कार्बन एटम्स यहां पर तो नहीं दिख रहे होंगे, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी जो जिसको आपको प्रायोरिटी देना है, लॉन्गेस्ट चेन। अब दूसरा रूल लिखता हूं, सेकेंड रूल। हर तरह की चेन को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकेंड रूल सेज व्हेन चेन्स ऑफ equal lengths are competing for selection then the chain that chain is selected which has more number of branches। देखो, अभी मैं रूल्स लिखाते वक्त आपको एक एक दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से फैंटास्टिक तरीके से समझ में आ जाएंगी। फिर मेन हमारा फोकस तब रहेगा जब हम मिक्स्ड सवाल बना रहे होंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। जब मिक्स्ड सवाल बनाएंगे जहां आपको सभी रूल्स में से दिमाग लगाना है, अच्छा यहां तो ये लगेगा, अच्छा यहां तो ये लगेगा, तब मजा आएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है आपको। तो अब देखो यहां पर सपोज करो मेरे पास ये मैं कार्बन की चेन बना रहा हूं, ठीक है, सी 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 सी, 5 कार्बन एटम्स। यहाँ एक कार्बन लगाया मैंने, फिर इधर से एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो यहां पर आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे। तो मैक्सिमम कितने कार्बन आपको नजर आते हैं? तो आप बोलोगे सर मुझे 7 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं। कहां नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर ये लो, मुझे 7 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, ये आया, ठीक है, 7 कार्बन एटम्स मैंने मान लिया कि 7 कार्बन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बार रीड्रॉ करता हूं ताकि आपको मैं एक और लॉन्गेस्ट चेन दिखा पाऊं। ये सेम ही स्ट्रक्चर से दोनों, तो एक आपको ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है 7। अब मैं कहूं कि मुझे तो ये भी नजर आ रहा है, देखो
लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन, मुझे तो ये भी नजर आ रहा है। तो किसे सिलेक्ट किया जाए, इसे सिलेक्ट करूं या इसे सिलेक्ट करूं, दोनों तो साथ साथ के। हाँ, तो यहां रूल बना दिया गया है, क्या दिक्कत है ना? क्या रूल बना दिया गया? देखो, रूल इस तरह से बनाया गया है कि भाई सभी मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर नेम दिया जा सके, कोई भी एक नाम के दो स्ट्रक्चर ना बने। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, बट ये अनर्थ नहीं होना चाहिए कि एक ही नाम के दो स्ट्रक्चर हो गए। हर नाम का एक यूनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। हो सकता है किसी स्ट्रक्चर के दो नाम हो, ये संभव है। ये IUPAC अलाउ करता है कि एक स्ट्रक्चर के दो नाम हो, दो क्या कभी कभी तीन नाम भी अलाउ करता है। लो भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट एक नाम का कोई एक यूनिक स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस हिसाब से ही IUPAC के रूल्स को सेट किया गया है। तो यहां सीधे सीधे आपको पीछे कहा गया कि यार देखो, जहां पर ज्यादा ब्रांचेस हैं उसको आपको पेरेंट सिलेक्ट करना है। तो यहां पर देखो ब्रांचेस कितने हैं, एक ब्रांच, ग्रीन कलर से ब्रांच शो कर रहा हूं, एक ब्रांच और ये दो ब्रांच। यहां पर देखो बेटा, तो एक ब्रांच, दो ब्रांच और ये तीन ब्रांच। यही जो साइड वाले जो ब्रांच है ना, यही सब्स्टिट्यूएंट्स है। इन्हीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्हीं के लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, इन्हीं के लिए यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कौन वाला सिलेक्ट हुआ है? जी हाँ, दिस इज सिलेक्टेड, दिस इज सिलेक्टेड एंड दिस इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है सर, ये रूल तो समझ आ गया, बट मान लो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम है, तब क्या करें? उसमें भी तीन है, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है सर कि उसमें भी तीन है, उसमें भी तीन है, ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है, देखते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रूल लिखता हूं पहले। रूल नंबर C फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो यहां पर बोला जा रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, व्हेन, हाँ लॉन्ग चेन तो सेम होगी ही, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है। तो व्हेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स are same, then the substituents at the नियरेस्ट पोजीशन, ये आई नंबरिंग की बात, नियरेस्ट पोजीशंस फ्रॉम ईदर एंड, फ्रॉम ईदर एंड is preferred for parent chain selection, for parent chain selection। तो यहां पर आई है बेटा नंबरिंग की बात। तो मैं बता दूं, अब नंबरिंग थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने, कि जब भी हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा काम हमारा क्या होता है कि नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग या तो इधर से इधर कर सकते हो या तो इधर से इधर कर सकते हो, बट मेक श्योर ये करना है कि आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, ये रूल को फॉलो करें। ये क्या होता है, मतलब जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अभी तो फिलहाल सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिर डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, फिर किनमें किसको प्रेफरेंस देना है उसको भी देखना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी सब्स्टिट्यूएंट्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है, उस एंड से नंबरिंग करना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर मिले, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, इसी को कहते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं, अभी मैं इस पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैं सिंपल बताऊं, जैसे देखो ये ऐसा है और एकदम सिंपल ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो यहां पर अगर मेरे पास ये मिथाइल लगा हुआ है तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, मैं इधर से करूंगा तो 3 मिलेगी, इधर से करूंगा 1 2 3 4 तो 2 मिलेगी। तो ये वाली नंबरिंग सही नहीं है, नीचे वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि यहां पर इसको नंबर 2 मिलता है। सीधी सी बात। एक गलती जो इसमें लोग करते हैं वो मैं बता देता हूं। मान लो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए, तो ऐसे केस में कैसे डिसाइड करें? जैसे मान लो एक तरफ से आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको लोकेंट मिल रहा है 2 4 1, ऐसा कुछ मिल रहा है, या फिर 2 4 1 कैसे मिल सकता है, 2 4
कुछ भी इस तरह से 2 4 6 आप ऐसा मान लो बस हाइपोथेटिकली 2 4 6 ऐसा मिल रहा है, और एक तरह से कर रहे हो आप तो मिल रहा है 1 1 8। आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस क्या समझाना चाहता हूँ वो देखना। ये हाइपोथेटिकली मान लो एक तरफ से 2 4 6, एक तरफ से 1 8 और 9 कुछ ऐसा मिल रहा है, सपोज करो, मान लो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है हाइपोथेटिकली। तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं किसे सिलेक्ट करेंगे। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें सम करेंगे, अगर सम करेंगे तो 6 + 4 10 + 2 12, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो 9 + 1 10 + 8 18। तो सम करने वाला जो काम करते हैं ना वो गलत है, सम नहीं करना है, क्या करना है, 1-on-1 कंपैरिजन करके देखना है। ये 2 है, पहला लोकेंट सबसे छोटा लोकेंट उसको देखो, ये 2 है, ये 1 है, कौन जीता, ये जीता ना, बस। तो ये बेटर सेट है, दिस इज बेटर सेट ऑफ लोकेंट, बेटर सेट ऑफ लोकेंट, ये बेटर सेट है लोकेंट का, तो इसको कहते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो आप ये चीज लिख लीजिए, मैं एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं इसको, कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द substituents get the lowest set of locants, substituents get the lowest set of locants, ठीक है। तो अब देखो इस पे आते हैं वापस, ये हमारा हो गया, अब हम इस पे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस, इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां ये कहा जा रहा है कि जब लॉन्गेस्ट चेन भी सेम, जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम, तब किसको सेलेक्ट करें, चलो देखते हैं। सपोज करो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस, ठीक, ये बना है। अब आप ध्यान से देखें, पहले इसी में मेरे पास 2 चेन्स अवेलेबल है, ठीक है, इसी में मेरे पास 2 चेन्स अवेलेबल है, कौन कौन से, एक लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 करके नंबरिंग कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं एक इस तरह से नंबरिंग कर रहा हूं, और एक मैं नंबरिंग कर रहा हूं इधर से 1 2 3 ही है, मान लो ये 1 डैश करके लिख दे रहा हूं, सो दैट आपको पता चले कि हाँ वो दूसरी चेन है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 5 6 7 8। इसको भी देखें आप तो ये भी 8 कार्बन की चेन है, पहले वाला भी जो है वो 8 कार्बन की चेन है। अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो सर, हाँ तो देख लो आप इसको देखो एक बार, इसको देखो तो सब्स्टिट्यूएंट क्या दिख रहा है, कहां दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो सर ये आपका चेन है, तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है सर नंबर 3 पर, देखो नंबर 3 पर, और एक बार दिख रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट है, और एक बार कहां दिख रहा है नंबर 4 पर, 3,4 पर लोकेंट्स मिल रहे हैं मुझे। और यदि मैं इसी चीज को इस वाले चेन को सिलेक्ट करूं, ध्यान से बिल्कुल, ये वाले चेन को मैं अगर सिलेक्ट करूं, ये वाले चेन को, तब मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं नंबर 2 पर और नंबर 4 पर। तो 2 पर और नंबर 4 पर, 2 को मैंने यहां प्यार से 2 डैश लिख दिया है आपको अलग अलग दिखाने के लिए। तो अब बताओ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है, ये वाला है, क्या टेंशन है, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है, तो इसको काट दो और इसे सिलेक्ट करो, सो दिस चेन इज सिलेक्टेड, दिस चेन इज सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ लोएस्ट सेट ऑफ, बिकॉज ऑफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स की वजह से ये सिलेक्ट हो गया। वाह क्या बात है। अच्छा सर मान लो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स जो है वो भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तब क्या करेंगे, तो ऐसा हो सकता है सर, हाँ हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फाइनल जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम जाते हैं डिक्शनरी पकड़ते हैं और कहते हैं अल्फाबेटिकली बताया जाएगा। हर बार आप देखोगे ऐसे ही करेंगे, जहां सब कुछ मैच हो जाए क्या करें एकदम दिमाग खराब हो गया, अरे यार अल्फाबेटिकली देख लो, जो पहले आता होगा उसको प्रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रूल बना गया है। अब देखिए लास्ट इसमें अपन रूल लिख लेते हैं। सो रूल नंबर 4 फॉर पेरेंट चेन सिलेक्शन, so if two substituents, if ये two substituents are found,
in equivalent positions, in equivalent positions, then the lower number is given to the one which is alphabetically first. Then lower ऐसा लिखो, lower number is given to the one that comes alphabetically first. मैं एग्जाम्पल देता हूं, उसी से समझ आएगा। देखो अभी फिर से हमारे पास दो चॉइसेस रहेंगे, हम उसमें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसा एक चेन, एंड देन इधर से दिस यहाँ पर ऐसा एक चेन, ये लगा हुआ है, ठीक है। एंड नाउ हमारे पास फिर से दो चेन्स आपको नजर आ रही है, देख लो बेटा, बहुत इजीली दो चेन समझ आ रही है। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैंने येलो कलर से कर दिया, एक मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं। इधर से देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर से कर दिया। अब दोनों ही आपको लग रहा है यार दोनों में 9 पोजीशंस। देखो इधर से देखो, काम लोकेंट क्या आ रहा है, लोकेंट देखो, येलो वाले का लोकेंट क्या है, येलो वाले का लोकेंट है सर, येलो वाले का लोकेंट है 4,6 4,6, ठीक है। ग्रीन वाले का लोकेंट क्या है सर, ग्रीन वाले का लोकेंट भी सर 4,6 ही है। वाह, तो देखो सभी मैच हो गए। ग्रीन वाले का लोकेंट भी 4,6 है, येलो वाले का लोकेंट भी 4,6 है। किसे सिलेक्ट किया जाए? तो आप अब देखिए इसको, ये CH3 है, तो CH3 के लिए वर्ड रूट क्या बताया था, C के लिए मेथ बताया था ना, इसको मिथाइल कहते हैं। मैं इसकी आपको साइड चेन की नंबरिंग नेमिंग अभी बता दूंगा। दिस इज मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो ये इथाइल, एथ वर्ड रूट अभी बताया, एथाइल कहते हैं। वाइल क्यों लगा है अभी उसको मैं साइड चेन की नोमेनक्लेचर में बता देंगे। तो ये मिथाइल है, ये एथाइल है, तो प्रेफरेंस ज्यादा किसको मिलना चाहिए? तो प्रेफरेंस तो अल्फाबेटिकली इसको मिलना चाहिए। तो इथाइल बोलेगा मैं अल्फाबेटिकली पहले आता हूं, मुझे नंबर 4 चाहिए। तो नंबर 4 उसको कौन दे रहा है, येलो वाली या फिर ये ग्रीन वाली नंबरिंग? कौन उसको नंबर 4 दे रहा है? तो हाँ, येलो वाली जो नंबरिंग है वो उसे नंबर 4 दे रही है। एंड फॉर दैट रीजन यहां कोई बड़ा या छोटा ऐसा इमेज मत बनाना ना कि बड़ा ग्रुप है 2 कार्बन वाला है तो उसको प्रेफरेंस दे रहे, नहीं, अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सो ये ऊपर वाला जो है, ये जो ऊपर वाला है चेन ए, दिस इज ऊपर वाला येलो चेन, दिस इज सिलेक्टेड, एंड ग्रीन वाला यहां पर, ये जो ग्रीन है ये रिजेक्ट हो चुका है, दिस इज रिजेक्ट। तो आई होप आपको प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन जो है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला इसमें सेगमेंट है, वो है कि नंबरिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिक फंडामेंटल बता दिया मैंने नंबरिंग का बेसिक फंडामेंटल बता दिया कि यार सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। पेरेंट चेन आपको कैसी सिलेक्ट करनी है, लॉन्ग पेरेंट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके सिलेक्शन के रूल्स हमने देख लिए, और अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहां सिर्फ अब नेमिंग ही नेमिंग होगी। बेसिक पोर्शन पूरा हमने खत्म कर दिया है, उसमें नंबरिंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। हर एक पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो जाए तब क्या, ऐसा हो जाए तब क्या, ऐसा हो जाए तब क्या, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है, और जल्दबाजी में पढ़ा के मज़ा भी नहीं आता है। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तो नहीं खींच दे रहे, तो वो भी नहीं करना है। तो मैंने आपको 4 महीने का समय दिया है, और मैं 4 महीने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th प्लस क्लास 12th अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। देखो ऐसा है कि आपको स्टडी मटेरियल्स दिए रहूँगा मैं, आप उसको सॉल्व करते रहना, फिर जो डाउट आएगा उसकी डाउट सेशन भी मैं कर सकता हूँ उन्हीं क्वेश्चन की।
लेकिन हाँ फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर पर्सनली कोई बुक बना रहे होते हो और आप फिर बोल रहे हो कि सर ये मेरा डाउट है, सर इसको ले लो, ये डाउट ले लो, वो डाउट ले लो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे काम है मेरे को, अभी बहुत सारे काम है। हाँ लेकिन अगर आपने कोई डाउट भेजा और वो सच में कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगे कि हाँ यार ये टफ क्वेश्चन है, तो उसको मैं रियल जेईई एडवांस सीरीज में, ऐसे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मैंने रियल जेईई एडवांस सीरीज में, आधे से ज़्यादा तो वो डाउट क्वेश्चन ही है, ठीक है, आधे से ज़्यादा नहीं भी तो उसमें कुछ नहीं तो 15-20 क्वेश्चन तो डाउट क्वेश्चन ही होंगे कि बच्चे ने डाउट पूछा, मैंने उसको उसमें डाल दिया। तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ अगर बहुत ही कोई अच्छा सवाल कहीं पर मिल जाता है तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल मैं ये कहूँगा आपको कि आप लेक्चर्स जो हैं हमारे ऐप में जाके एक बार ले लें, और फिजिकल केमिस्ट्री की भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है भाई, उसको भी मत छोड़िए, वो भी करिए। और इनऑर्गेनिक भी मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स के बाद कराऊंगा। एक बात और है, मैं अभी आइडियल गैसेस आपको यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल करने जा रहा हूँ, वो भी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि आइडियल गैसेस हमारा जो पोर्शन है वो बचा हुआ है थोड़ा सा। तो रियल गैसेस से मैंने स्टार्ट की थी चीज़ों को, आइडियल गैसेस में भी बहुत कुछ पढ़ने को है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।